हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस का एक नया टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन। इसके पहले वाली क्लास में हमने रेस्पिरेशन को स्टार्ट किया था और रेस्पिरेशन की जितने भी टॉपिक थी सारे टॉपिक का हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट किया था। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ी टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे हम 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में ट्रांसपोर्टेशन में हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन की 2 पार्ट है, एक ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स और एक ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। तो आज की क्लास में हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट, ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो बच्चों देखिए, ट्रांसपोर्टेशन में 2 टॉपिक है, एक होती है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग और एक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो इसके पहले वाली क्लास में हमने रेस्पिरेशन को पढ़ा था और रेस्पिरेशन में किस तरह से एनर्जी हमें मिल रही है वो चीज़ हमने देखा था। ग्लूकोज को किस तरह से कन्वर्ट करके एनर्जी मिलती है, वो उसकी 3 प्रोसेस भी हमने देखे थे। पहला प्रोसेस जो था हमारा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा प्रोसेस था हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एक लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो 3 प्रकार के हमने देखे थे कि किस तरह से ग्लूकोज कन्वर्ट होते हैं एनर्जी में। अब वहाँ एनर्जी तो आ गया, अब हम उसको ट्रांसपोर्ट किस तरह से करेंगे। डिफरेंट मटेरियल्स को बॉडी के हर पार्ट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, आइदर वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, तो किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वही मेन मुद्दा है आज की इस टॉपिक का। ठीक है, तो चलिए जैसे सबसे पहले एक एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर देखिए एक एक्टिविटी आपको बताया गया है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक वार्म अप एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी के माध्यम से हम कुछ यहाँ पर सीखेंगे। तो ये एक्टिविटी को पहले समझते हैं। यहाँ पर जैसे बताया गया है आपको, एक हेल्थ सेंटर को आप विजिट कीजिए। ठीक है, जो आपकी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर आपकी लोकेलिटी में उसे आप विजिट कीजिए और वहाँ पर फाइंड कीजिए कि जो नॉर्मल आपकी जो हेमोग्लोबिन की रेंज होती है वो ह्यूमन बीइंग में क्या होती है। ठीक है, वो फाइंड आउट कीजिए आप। उसके बाद आप देखिए कि वो जो हेमोग्लोबिन की रेंज है वो चिल्ड्रन में, एडल्ट में क्या सब में बराबर है, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, थर्ड चीज़ आपको जो करनी है वो क्या करनी है कि आप देखिए कि हेमोग्लोबिन को जो डिफरेंस लेवल है वो मेन में और वीमेन में क्या डिफरेंस है या सेम है, ये चीज़ आपको विजिट करके पता करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप ये भी पता कीजिए, एक आपकी जो नज़दीकी वेटरनरी क्लिनिक है, वेटरनरी क्लिनिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पर जानवर का इलाज किया जाता है। तो आप वहाँ पर भी जाइए, पता कीजिए आपकी लोकेलिटी में जो है वहाँ पर जाके पता कीजिए कि नॉर्मल रेंज हेमोग्लोबिन की एनिमल्स में कितने होते हैं। जैसे कि आपकी कोई अवेलेबल एनिमल्स जो हैं बफालो या काव, इस टाइप के एनिमल, तो वहाँ वेटरनरी में अक्सर आते हैं। तो वहाँ पर आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए और उनसे पता कीजिए कि जो उनकी एनिमल की हेमोग्लोबिन लेवल क्या है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद और भी आपको पता करना होगा कि जिस तरह से आपने यहाँ पता किया था चिल्ड्रेन के जो ह्यूमन बीइंग के केस में चिल्ड्रेन, मेन और वुमेन की हेमोग्लोबिन लेवल पता की थी, इसी तरह से आपको यहाँ पर भी पता करना है एनिमल्स की जो काफ होते हैं उसके वो चिल्ड्रेन होते हैं। ठीक है, उसके बच्चे होते हैं, बछड़े, तो उनकी और मेन और फीमेल एनिमल की हेमोग्लोबिन लेवल क्या है, ये आपको वहाँ पर पता करना होगा। फिर उसके बाद कंपेयर कीजिए कि मेल और फीमेल ह्यूमन बीइंग की और एनिमल की उनकी हेमोग्लोबिन लेवल में क्या डिफरेंस है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा। उसके बाद आप देखिए कि उसमें कुछ डिफरेंस है क्या, इस फैमिली कोई डिफरेंस हो रही है क्या, एनिमल्स की जो मेल है और आपकी ह्यूमन बीइंग की मेल, इसकी हेमोग्लोबिन लेवल में क्या डिफरेंस है, एनिमल्स की जो फीमेल है और ह्यूमन बीइंग की फीमेल है उनकी हेमोग्लोबिन में क्या डिफरेंस है, क्या कोई अंतर है, या फिर जो ह्यूमन बीइंग की जो चिल्ड्रन है और एनिमल्स की जो बच्चे हैं, काफ है, उनकी हेमोग्लोबिन लेवल में क्या डिफरेंस है। ये सारी एक्टिविटी आपको यहाँ पर एक्टिविटी के माध्यम से बताया गया, ये आपको पता करना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारी जो मेन टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन की। क्लियर है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर जैसे बताया गया है कि we have seen in previous sections that blood transport food
ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी। जैसे कि हमको पहले भी पता है, हमने पढ़ा है कि ब्लड किस चीज़ को ट्रांसफ़र करता है, सबसे पहले तो वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, और वेस्ट मटेरियल्स इस जो होती है उसको भी वो बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा, हमने क्लास 9 में भी ये भी पढ़ रखा है कि ब्लड बीइंग फ्लूइड ए कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जो ब्लड होती है एक प्रकार की क्या है, लिक्विड ही तो है, फ्लूइड ही तो है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड द प्लाज्मा इन व्हिच द सेल्स आर सस्पेंडेड। तो ब्लड जो है एक प्रकार के फ्लूइड है, लिक्विड मीडियम है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ब्लड के अंदर जो होती है प्लाज्मा होती है, एक फ्लूइड होती है, और जिसके अंदर सारे सेल्स जो है झूले हुए रहते हैं, सस्पेंडेड होके रहते हैं। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट द फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजेनियस वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्लाज्मा है ये ट्रांसपोर्ट किस चीज़ को करती है, फूड को करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को करती है, क्योंकि ये तो ब्लड के अंदर ही होती है ना। ब्लड का काम क्या है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना, फूड और ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल को। तो उसके अंदर जो प्लाज्मा है वही काम करती है क्या, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में, और नाइट्रोजेनियस जितने भी वेस्ट है उसको डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है प्लाज्मा, जो कि एक फ्लूइड है जो ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। देखिए यहाँ पर जो है ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का ट्रांसपोर्ट हम देखेंगे। तो ऑक्सीजन के मेनली ट्रांसपोर्टेशन में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट हम ज़्यादा करके यहाँ पर मेनली देखेंगे। तो ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। यहाँ पर देखिए ये एक चीज़ बता रहे बच्चों, देखिए RBC, ठीक है। तो बहुत लोग इसको रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं, तो रेड ब्लड सेल बोलिए या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलिए, बात बराबर। लेकिन इसको सेल ना बोल के कॉर्पस्कल्स इसलिए बोले जाते हैं कि RBC में जो होते हैं मतलब क्या न्यूक्लियस नहीं होते हैं, जिसके वजह से वो हम सेल नहीं कह सकते उसे, वो हम कॉर्पस्कल्स कहते हैं। ये छोटी सी जानकारी आपको मैंने यहाँ पर दिया, ठीक है। ये होता है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, न कि रेड ब्लड सेल्स। तो मेनी अदर सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट, ठीक है, आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। ब्लड का जो काम है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट रहता है, जिसके अंदर जो आपकी RBCs होते हैं वही कैरी करते हैं आपको ऑक्सीजन को। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया भी था कि जो RBC है वो ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को, ठीक है। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। अच्छा, मेनी अदर सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। ब्लड के माध्यम से बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि सॉल्ट है, ये भी ट्रांसपोर्ट होती है। तो यह ट्रांसपोर्टेशन का एक मुद्दा है कि आपकी सॉल्ट और जो हमारी ऑक्सीजन है इसे भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड के थ्रू, जो कि RBC करती है। वी दस नीड ए पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी, ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स to reach all the tissues and system in place to ensure that this network can be repaired if damaged। तो बॉडी में अगर ट्रांसपोर्ट करना है, हमें ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है, या हर कोने तक पहुंचाना है, तो ब्लड ही एक ऐसा माध्यम है जो कि ऑक्सीजन को हर कोने तक पहुंचा पाए। तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि बॉडी का हर कोना में पहुंचाना है तो एक पंपिंग ऑर्गन होनी चाहिए जो कि पंप करे और ब्लड को सारे सेल्स तक, बॉडी के हर कोने से कोने तक पहुंचा दे। और एक ऐसा सिस्टम और नेटवर्क हो ट्यूब्स की, जिसके सहायता से वो ट्रांसपोर्ट कर पाए, ठीक है। जिस तरह से हम कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री में अगर कोई वाटर सप्लाई करते हैं तो नदी से हम कनेक्शन करते हैं, तो वहाँ पर एक मोटर लगा होता है जो कि पंप करता है। उसके बाद उसमें आपकी जो लोहे की पाइप लगी हुई रहती है, जो कि हम हमारे बॉडी में हम उसे ट्यूब्स कह सकते हैं। तो लोहे की पाइप के माध्यम से फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है हमारा वाटर को। उसी तरह से मोटर का काम हमारा पंपिंग ऑर्गन जो है हार्ट कर रहा है, और जो ये लोहे की पाइप में जिसमें वाटर सप्लाई हो रहा है वो हमारी बॉडी में जो ट्यूब्स हैं, नर्व्स है, वो कर रहे हैं। उसके बाद एक ऐसा सिस्टम बॉडी में होना चाहिए कि काम करते वक्त अगर कुछ प्रॉब्लम बॉडी में आ जाए, हमारी जो ट्यूब्स है, जो हमारी नर्व्स है, उसमें अगर कोई डैमेज हो जाए तो वो रिपेयर भी कर सके, ठीक है। वो एंश्योर करके उसे रिपेयर करना। तो ये 3 चीज़ मेन हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। सबसे पहला चीज़
एक पंपिंग ऑर्गन होनी चाहिए जो ब्लड को पंप करे, एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब होनी चाहिए जो कि ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन को सारे बॉडी के कोने कोने तक पहुंचाए, और एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए अगर कोई पार्ट्स हमारा डैमेज हो जाए तो उसे हमें रिपेयर भी हो जाना चाहिए। तो ये 3 चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ हमने जो अभी बात कर रहे थे कि एक पंपिंग ऑर्गन होनी चाहिए, तो पंपिंग ऑर्गन हमारा क्या है? हार्ट है। पंपिंग ऑर्गन क्या है? हमारा हार्ट है। ठीक है, तो आवर पंप हार्ट, इसके बारे में हम देखेंगे। द हार्ट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन हुइच इज़ एज बिग एज आवर फिस्ट। तो ये जो हार्ट है एक मस्कुलर ऑर्गन से, क्यों मस्कुलर ऑर्गन है? कि उसके ये बना हुआ है सिर्फ कार्डियक मसल से। ठीक है, इसमें कोई भी बोन पार्ट नहीं है, इसीलिए मस्कुलर ऑर्गन से। और ये एक हमारी जो फिस्ट की साइज की होती है, हमारी जो फिस्ट होती है ना, मुट्ठी बराबर की साइज की होती है। Because both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood, the heart has different chamber to prevent the oxygen-rich blood from the mixing with the blood containing the carbon dioxide। देखिए, इसी हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड और क्या पुअर ऑक्सीजन ब्लड, ये सारे को यहाँ पर फ्लो होना है। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों को ही फ्लो होना है, तो ये दोनों आपस में मिक्स ना हो जाए, इसलिए जो हमारे जो हार्ट है ये एक बहुत ही क्रिटिकल ऑर्गन है इसके अंदर। तो इसीलिए इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये हमारे एक्चुअली देखा जाए तो ये जो हार्ट है 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसकी 4 चैम्बर्स होते हैं। क्यों चैम्बर्स, इतने सारे चैम्बर क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड दोनों को ही फ्लो होना है और दोनों आपस में मिक्स ना हो जाए, इसके लिए यहाँ पर 4 चैम्बर्स बने हैं। हमारे हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4। यहाँ पर अगर हम फिगर में देखें तो देखिए ये आपकी एक चैम्बर है, ये एक चैम्बर है, ये ऊपर वाली एक चैम्बर है और ये नीचे एक चैम्बर है। टोटल 4 चैम्बर हैं। तो यहाँ पर जैसे देखे जाएंगे जो आपकी लेफ्ट साइड की 2 चैम्बर है ऊपर नीचे, इसे हम अलग कलर से देखिए बताया गया है यहाँ पर। तो ये लेफ्ट आर्ट्रियम है और ये आपकी क्या लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, और इधर में आपकी देखिए ये साइड में मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। यहाँ पर देखिए तो ये क्या हो जाता है, हमारे हार्ट के राइट पार्ट है, तो ये वाला जो है ये राइट एट्रियम है। ठीक है, और ये राइट वेंट्रिकल है। एक बार और समझिए, ये जो पार्ट है ये आपकी लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये क्योंकि राइट साइड में है तो ये राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है। तो ये 4 चैम्बर्स आपको देखने को मिलेगा हमारे हार्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 4 चैम्बर होते क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ही फ्लो होते हैं, आपस में मिक्स्ड ना हो जाए, इसलिए अलग अलग चैम्बर बनाए गए हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द lungs for the carbon dioxide to be removed and the oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart। तो यहाँ पर एक्चुअली होती क्या है, सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होती है वो हमारे लंग्स में पहले जाती है। कहाँ जाती है? लंग्स में जाती है, जहाँ से कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया जाता है। लंग्स में जाती है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करके वहाँ पर लंग्स जो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं ना लंग्स के थ्रू से, तो वहाँ पर लंग्स फिर वहाँ पर क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाती है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है लंग्स में जा करके ऑक्सीजन रिमूव करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाती है। एंड दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज़ टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट। उसके बाद वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ से लंग्स से प्योर हो करके जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में गया था वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया। रिमूव होने के बाद वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, उसके बाद वो हमारे हार्ट तक पहुँच गया। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पंप टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। उसके बाद हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आने के बाद हार्ट का काम क्या है, मैं अभी बताया था, एक ऐसी सिस्टम हो बॉडी में जो कि पंप करे ब्लड को। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हार्ट में पहुंचती है तो वो क्या करती है, वो पंप करती है रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट में, वो पंप करके पहुंचाती है आपकी बॉडी की अलग अलग पार्ट में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसे मेन काम जो हमारे हार्ट का, कि एक पंपिंग ऑर्गन है। क्यों पंपिंग ऑर्गन की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि ये हमारे जितने भी क्या ऑक्सीजन है तो ब्लड के माध्यम से बॉडी में चारों तरफ जाएगा, और कौन इसको पहुंचाएगा? तो एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए जो हम मोटर कह सकते हैं। तो ये हमारा हार्ट काम करता है। आगे देखते हैं।
यहाँ पर वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पर देख रहे हैं हम ये पैराग्राफ में, वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इन फिगर 6.11। ठीक है, 6.11 जो है वहाँ पर हम देखेंगे। देखिए ये जो 6.11 आपकी है, ठीक है, ये वाली फिगर जो है ये 6.11 यहाँ पर हार्ट को और क्लेरिफाई करके पर्टिकुलर जिस पार्ट को हमें पढ़ना है उसको डायग्राम में दिया गया। इस तो मैं बताऊंगा ही, पहले यहाँ पर जो थ्योरी है वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो क्या होता है यहाँ पर we can follow this process step by step in figure 6.11. Oxygen rich blood from the lungs comes to the thin wall upper chamber of the left of the heart on the left atrium, and the left atrium relaxes when it is collecting this blood, so it then contracts while the next chamber, the left ventricle, relaxes, so the blood इन इज़ ट्रांसपोर्टेड टू इट। देखिए एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर डायग्राम से ही समझ में आएगा आपको अच्छे से। देखिए ये वाली बात सबसे पहले होती क्या है, देखिए यहाँ पर ये क्या है हमारा लंग्स है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में गया था, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के वो आ गया लंग्स से। उसके बाद यह क्या आता है, यहाँ पर देखिए पहला चैम्बर, ठीक है, पहला चैम्बर जो है यहाँ पर वो पहुँच गया। कौन सी पहला चैम्बर आपकी, यहाँ पर देखिए ये ऊपर वाली पार्ट, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में पहुँच गया। उसके बाद वहाँ से वो कहाँ जाते हैं, देखिए आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल में, कहाँ जाते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल में। उसके बाद वहाँ से निकल के बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाते हैं। एक बार और समझिए, ये आपकी हो गई लंग्स, क्लियर है। अच्छा, लंग्स में यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के आया, ये और एक बार मैं बताता हूँ थोड़ा, देखिए यहाँ पर है ये आपकी लंग्स, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया पहले वाली चैम्बर में, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में घुसा। उसके बाद यहाँ पर आप ये वाली ब्लड जो है देखिए ये यहाँ से लेफ्ट एट्रियम में आ गया। उसके बाद वो आ जाते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में, इस चैम्बर में। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से ये पुश करके ये वाली जो आपकी देख रहे हैं क्या, ये आपकी जो आर्टरी है, ठीक है, यहाँ से ये जो रेड कलर की बताया गया बच्चों, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए है, और ये ब्लू कलर जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में यहाँ पर इस ब्लड में ऑक्सीजन है तो ये रेड है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो ये ब्लू है। इस माध्यम से आपको बताया गया है। तो यहाँ पर क्या आ गया, देखिए नीचे वाली चैम्बर से यहाँ पर ब्लड आ गया आपका, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पर काम होने लगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से काम होने के बाद ऑक्सीजन वहाँ रिसीव हो गया। उसके बाद ये दोबारा से आपकी इस वेन में आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के पहुँच गया। तो ये आगे हम देखेंगे। हम ये अभी जो देखें ये दो चैम्बर की बात हमने किया, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की। आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए और एक चीज़, देखिए यहाँ पर और एक चीज़ बताया गया है कि होता क्या है, एक्चुअली क्या होता है, जब भी आपकी लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले चैम्बर में, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में आती है तो ये लेफ्ट एट्रियम क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स हो जाता है मैंने क्या होता है, वो थोड़ा फैल जाता है ताकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ पाए। उसके बाद क्या होता है, दूसरी बारी आती है आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल की। तो ये क्या होता है, जब ये ब्लड को रिसीव करता है तो ये रिलैक्स हो जाता है और ये कंट्रैक्ट हो जाता है। देखिए ये आपकी मैकेनिज्म को समझिए बच्चों। यहाँ पर क्या है, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो पहला चैम्बर में जब आया लेफ्ट एट्रियम में, तो लेफ्ट एट्रियम क्या हुआ, रिलैक्स हो गया। क्या हो गया, रिलैक्स हो गया, मतलब थोड़ा फुल गया, एरिया बढ़ गया, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वहाँ पर आ पाए, इसलिए वो रिलैक्स हो गया। उसके बाद अब बारी आती है दूसरे चैम्बर में जाने की। तो जब इसके अंदर जाएगा तो इससे तो पंप करना पड़ेगा, तो ये क्या होता है, कंट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। सिकुड़ जाने की वजह से क्या होता है, ब्लड ऑटोमेटिकली नीचे वाले चैम्बर में चले आता है। तो जब ये नीचे वाले चैम्बर जो है लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड को रिसीव करता है तो ये क्या आपकी रिलैक्स होते हैं और ऊपर वाले कंट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो बारी बारी से ये साइकिल जो है एक साइकिल वे में फ्लो करते हैं। जैसे कि पहले वाले अगर रिलैक्स हो जाते हैं तो ये कंट्रैक्ट होते हैं, कंट्रैक्ट रहते हैं, और ये जब कंट्रैक्ट होते हैं तो ये रिलैक्स हो जाते हैं ताकि नीचे वाली चैम्बर में ब्लड फ्लो हो जाए। यहाँ तक समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, इट व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट इन टर्न, so the blood is pumped out to the body and deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber of the right atrium. As it relaxes,
As the right atrium contracts, the corresponding lower chamber of the right ventricle dilates. Okay, so this transport the blood to the right ventricle, which in turn pump it to the lungs for oxygenation. Since ventricles have to pump blood into various organs, they have thicker muscular wall than the arteria do. So valves ensure that the blood does not flow backward when the artery or ventricle contracts. देखिए कुल मिला के इस जो आपकी पैराग्राफ में बताया गया, मैं आपको डायग्राम में ही सारा समझा देता हूँ, अच्छे से समझिए। देखिए क्या होता है, सबसे पहले ये आपका लंग्स है, ठीक है, और ये वाली क्या आपकी लेफ्ट आपकी जो आर्टरियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। मैंने बताया था यहाँ पर, देखिए आपको ये जो फिगर यहाँ पर देखिए, ऊपर वाले जो है ये आपकी लेफ्ट एट्रियम, क्लियर है, ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल, ये चारों जो चैम्बर की ही सारा खेल होती है, ठीक है। चलिए ये वाले यहाँ पर देखिए, तो ये आपकी सबसे पहले यहाँ पर लंग्स है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले वाले चैम्बर में, पहले वाले चैम्बर क्या है, लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पर पहुँची। तो जब जाहिर सी बात है जब यहाँ पर ब्लड आएगी तो ये रिलैक्स होके रहेगा, फूल के रहेगा, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आ पाए। उसके बाद इसका काम क्या होगा, इसे पुश करना है ये नीचे वाले लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये वाली चैम्बर में, नंबर 2 चैम्बर में। तो क्या होगा, ये अगर कंट्रैक्ट होगा तभी तो सिकुड़ेगा, तभी तो वहाँ से पंपिंग होगा, पंपिंग होगा, जैसे वो कंट्रैक्ट हुआ तो ये वाले उस वक्त रिलैक्स हो जाएगा, ताकि ऊपर वाले से नीचे वाले में सारे ब्लड आ जाए, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आ जाए, तो ये रिलैक्स फॉर्म में रहेगा। इसके बाद क्या होगा, ये पंप करेगा, उसके बाद जब ये कंट्रैक्ट होगा तो यहाँ से ब्लड निकल के बॉडी के सारे पार्ट में पहुँच जाएगी। क्लियर है, कहाँ से निकलेगी, ये वाली सेकंड वाली चैम्बर से, लेफ्ट आपकी वेंट्रिकल से। ये जब कंट्रैक्ट होगा तो ये इसका मतलब स्क्वीज हो जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड यहाँ पर निकल के आएंगे, और ये वाले थ्रो से देखिए यहाँ पर ये बॉडी के दूसरे पार्ट में पहुँच जाएंगे। क्लियर, और बॉडी में यूज़ हो जाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएंगे, यूज होने के बाद ये जो वेन के माध्यम से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से फ्लो होंगे। देखिए यहाँ से यूज़ होने के बाद फिर क्या हो जाएंगे, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फिर आपकी पर राइट एट्रियम में पहुँचेंगे, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट जब राइट एट्रियम में पहुँचेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ पाए। उसके बाद क्या होगा, इसके काम क्या आएगा, उसके बाद वो जब कंट्रैक्ट होगा, ये जब कंट्रैक्ट होगा तो ये रिलैक्स हो जाएगा, और यहाँ से ऊपर वाले से नीचे वाले चैम्बर में आपकी क्या राइट जो वेंट्रिकल है उसमें ब्लड चले आएगा। उसके बाद वो क्या इंश्योर करेगा, वो इंश्योर करेगा कि वहाँ से फिर किस तरह से यहाँ पर नीचे वाले चैम्बर से ये वाला रास्ता होते हुए यहाँ फिर से लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाए और वो वहाँ पर उसे प्यूरिफाई करे। तो इस प्रकार का प्रोसेस चलते रहता है, पहले लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, ऐसे ब्लड जाते आते रहते हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं बॉडी, फिर आपकी बॉडी में इस्तेमाल होते हैं, वहाँ से जो ऑक्सीजन रिमूव हो के फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर आपकी जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल से होते हुए फिर लंग्स तक जाती है प्यूरिफाई होने के लिए, फिर प्यूरिफाई होके फिर दोबारा से आप ट्रांसपोर्ट होती है। तो इस तरह से ये काम चलता रहता है, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी पंपिंग ऑर्गन की जो वर्क। उसके बाद आगे देखते हैं, ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। देखिए जो ऑक्सीजन है उसके बाद क्या होती है, हमारी एंटर करती है हमारी लंग्स में। तो द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये सेपरेशन होती है राइट साइड और लेफ्ट साइड की। राइट साइड में आपकी जो राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम, लेफ्ट साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम। ये क्यों होती है, क्योंकि पहले भी मैंने बताया था, क्योंकि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाए। सच सेपरेशन अलाउ ए हाई एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। और इसके वजह से क्या होती है, ये हाई एफिशिएंट सप्लाई, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को सप्लाई कर पाती है, ज़्यादा से ज़्यादा फिल्टर ऑक्सीजन, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड को ये मूव कराने में हेल्प करती है, ये चारों चैम्बर के वजह से। दिस इज़ यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड
such as birds and mammals which constantly use the energy to maintain the body temperature। यहाँ पर एक बात बताइए, तो ये ज़्यादा करके यूज़फुल है 4 चैम्बर्स वाले जो हार्ट है वो कहाँ पर रहते हैं, जैसे एनिमल्स हो गए, ठीक है, या जो जिसे कि हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और जैसे कि बर्ड्स हो गए, मामल्स हो गए, मामल्स माने जो बेबी पैदा करते हैं, ऐसे एनिमल्स को मामल्स कहते हैं। तो इन लोगों में क्या होते हैं, ये विच कॉन्स्टेंटली यूज़ द एनर्जी, कॉन्स्टेंटली एनर्जी को यूज़ करते रहते हैं, उनकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन भी करना होता है। तो जब ये एनर्जी यूज होगा या बर्न होगा तो थोड़ा एनर्जी जो थोड़े हीट प्रोड्यूस होंगे, तो कॉन्स्टेंटली एनर्जी बर्न होते रहते हैं, मेंटेन होते रहते हैं उनकी बॉडी टेम्परेचर को। किस केस में, जैसे कि बर्ड्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग है, कुछ एनिमल्स हैं, ठीक है, कॉन्स्टेंटली उनको टेम्परेचर मेंटेन भी करना पड़ता है। आगे देखते हैं, इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पोज, और कुछ कुछ एनिमल हैं जो इस पर्पज़ के लिए, जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो यूज़ नहीं करते हैं जो फूड को, सो द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरनमेंट। उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, उनका टेम्परेचर एनवायरनमेंट से ही मेंटेन होता है। सच एनिमल्स लाइक द एम्फीबियंस और मेनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर देखिए, इन एनिमल दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पज, ऐसे एनिमल जो कि जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उनका जो क्या टेम्परेचर मेंटेन करना नहीं पड़ता है बॉडी में, और उनका टेम्परेचर मेंटेन होता है एनवायरनमेंट से। तो जैसे एनिमल के नाम बताया मैंने, एम्फीबियंस हो गए, हाँ, जो कि लैंड में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, और कुछ कुछ रैप्टाइल्स हैं, उनकी 3 चैम्बर हार्ट होती है, हार्ट में 3 चैम्बर होती है, एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स। तो वो 3 चैम्बर्स होते हैं इसलिए कि उनके अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़े मिक्स भी हो जाए तो उसको टॉलरेट कर लेते हैं। लेकिन जैसे कि ह्यूमन बीइंग है या कुछ वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं, तो ऐसे एनिमल्स टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर मिक्स हो जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन जिसकी 3 चैम्बर हार्ट होते हैं एम्फीबियंस में और कुछ रेप्टाइल्स में, वो लोग क्या करते हैं, जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़े बहुत मिक्स भी हो जाते हैं तो टॉलरेट कर लेते हैं, जिसके वजह से उनका 3 चैम्बर हार्ट होता है। वही बात करें अगर फिश की, तो फिश ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर्स टू देयर हार्ट। फिश की ओनली 2 ही चैम्बर होती है हार्ट में, एक में आपकी क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड आई और दूसरे चैम्बर से वो बॉडी के अलग पार्ट तक पहुंच गया, ठीक है, 2 ही चैम्बर होते हैं। एंड द ब्लड इज पंप टू द गिल्स, और उसकी जो ब्लड होती है वो गिल्स में पंप होती है, और वहाँ से ऑक्सीजन इज ऑक्सीजनेटेड देयर, वहीं से ऑक्सीजन रिसीव हो जाती है गिल्स से, एंड पासेस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो हार्ट से डायरेक्ट गिल्स में गया और गिल्स से ही ऑक्सीजन रिसीव हुआ और बॉडी के सारे पार्ट्स में वो पहुँच गया। Thus, blood goes only once through the heart in the fish during the cycle of passage through the body। अच्छा, यहाँ पर देखिए फिश की केस में क्या होती है, जो ऑक्सीजन होती है हार्ट में सिर्फ एक ही बार पहुँचता है। एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, उसके बाद वहाँ से पंप हो गया, उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, प्यूरिफाई होकर फिर चला गया। तो एक ही बार हार्ट से गुजरती है आपकी फिश की केस में, ठीक है। तो यहाँ पर बताया देखिए, फिश जो है ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर्स टू द हार्ट एंड द ब्लड पंप इनटू द गिल्स। ये तो हमने पढ़ लिया था। तो एक ही बार हार्ट से गुजरती है आपकी जो फिश की केस में आपकी ब्लड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या बताया गया, ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग द साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट। अदर वर्टिब्रेट एनिमल जैसे कि हम हो गए, हमारे और भी बहुत सारे काव फॉलो ऐसे एनिमल्स हो गए, ठीक है। तो इनकी हार्ट 4 चैम्बर्स होती है, तो 2 बार ब्लड आपकी हार्ट से होके गुजरती है, ठीक है। एक बार जैसे आपकी लेफ्ट एट्रियम में आया, ठीक है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, उसके बाद वो वहाँ से पंप हो गया बॉडी के चारों तरफ सप्लाई हो गया, फिर वहाँ से जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से हार्ट से होके गुजरती है, जहाँ की आपकी जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, तो वहाँ से गुजरती है। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, देखिए डायग्राम के माध्यम से एक बार और अच्छे से क्लियर से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से लंग से जो ब्लड आया, एक बार यहाँ पर हार्ट में आया,
फिर ये चैम्बर में आके यहाँ से इस तरह से गुजरा, तो एक बार यहाँ पर हार्ट में आ चुका है, फिर यहाँ से ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट में गए, यहाँ से फिर ऑक्सीजन रिसीव होने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस माध्यम से पहुँचे, दोबारा फिर यहाँ से हार्ट में ये वाले चैम्बर में, फिर ये वाले चैम्बर में, फिर इधर से यहाँ चल गया। मतलब कि पहले टाइम्स यहाँ हार्ट से होके गुजरा और दूसरे टाइम्स यहाँ हार्ट से होके गुजरा। एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 बार हार्ट से गुजरना पड़ता है ब्लड को, ठीक है, वर्टिब्रेट जो एनिमल्स के केस में या ह्यूमन बीइंग के केस में। क्लियर है? लेकिन फिश की केस में ऐसा नहीं होता। फिश के केस में क्या होता है, एक ही बार हार्ट से होकर ब्लड गुजरती है। अच्छा, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको मोर टू नो में बताया गया है, इसे भी थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। ये जो मोर टू नो हो ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर के बारे में बताया गया। ब्लड प्रेशर इज ओनली रिलेटेड टू हार्ट एंड ब्लड, दैट्स व्हाई इट इज हियर गिवन। देखिए, द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल इज कॉल्ड द ब्लड प्रेशर। जनरली ब्लड जो है, हमारे ब्लड वेसल्स जो होते हैं, हमारी जो फोर्स ब्लड एक्सर्ट्स इन द वॉल ऑफ ए वेसल, जिसमें ब्लड फ्लो हो रही, उसकी जो चारों तरफ वॉल में, इंटरनल वॉल में जो प्रेशर क्या एग्जिट करते हैं, प्रेशर जो देते हैं, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। एंड दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरी देन द वेन। और ये जो प्रेशर होते हैं, ये हमारे 2 प्रकार के वेन नर्व्स हैं। एक तो हमारे हो जाते हैं क्या, आर्टरी, और एक हो जाते हैं वेन। आर्टरी में क्या होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होते हैं, और वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होते हैं। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारे आर्टरी में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन में फ्लो होते हैं। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, क्योंकि आर्टरी जो है वो ब्लड को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाता है, क्योंकि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, तो उसे बॉडी जो इतने बड़े बॉडी है, तो बॉडी के चारों तरफ में पहुंचाने के लिए क्या होते हैं, उसकी जो वॉल होते हैं या प्रेशर होते हैं, दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरी। आर्टरी में ये प्रेशर जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है वेन के मुकाबले। क्यों? क्योंकि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होते हैं, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के हर कोने तक पहुंचाना है, तभी जब वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा तभी जाके बॉडी के हर कोने तक पहुँच पाएगा ब्लड। तो जाहिर सी बात है, आर्टरी की प्रेशर ज़्यादा होती है, वेन की कम होती है, ठीक है, क्योंकि वेन को सिर्फ लंग्स तक ही पहुँचाना होता है। द प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड कॉल्ड द सिस्टोलिक प्रेशर। और आर्टरी में जो प्रेशर बिल्ड होता है उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, ठीक। द प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल और कंट्रैक्शन, जब कंट्रैक्शन के समय में आर्टरी की जो प्रेशर होती है उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर्स कहते हैं, ठीक है। मतलब कि जब पंप कर रहा होता है वो ब्लड, जब फ्लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है वो कंट्रैक्ट के समय, और जब रिसीव कर रहा होता है, जब रिलैक्स रहता है रिसीव कर रहा था, तो थोड़े प्रेशर कम होता है, वो होता है 80 जनरल ह्यूमन बीइंग के केस में, ठीक है। तो ब्लड जब आपकी जो हमारी आर्टरी जब कंट्रैक्ट होती है, तो जो उसकी इनसाइड वॉल में प्रेशर होती है उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और जो रिलैक्स जब होती है हमारी आर्टरी, जब उस समय उसकी प्रेशर थोड़ी कम होती है, दैट इज़ 80। तो जनरल जो हमारा बॉडी की जो ब्लड प्रेशर होती है 120/80, कभी आप मेज़र कराए होंगे आपके पेरेंट्स के या आपकी, तो देखेंगे आपकी जो नॉर्मल प्रेशर होती है 120/80। मतलब कि ये 120 क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर है, और ये जो नीचे वाली जो प्रेशर है ये क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर समझी जाती है। क्लियर है? सिस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर है जबकि हमारे आर्टरी जब क्या कंट्रैक्ट होती है तो उस समय ये प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है, और जब रिलैक्स रहती है तो ये प्रेशर 80 हो जाती है। क्लियर है? तो ये छोटी सी बात थी जो हमें जाननी चाहिए थी हमारे क्या ये ब्लड प्रेशर के बारे में। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज़ बताया गया, देखो ये वाली चीज़, ब्लड प्रेशर इज मेजर विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द स्पेग्मोमैनोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टाइम में आ सकता है। तो ब्लड प्रेशर जो है ये मेजर कौन सी इंस्ट्रूमेंट से होती है, स्पेग्मोमैनोमीटर में मेजर किया जाता है। सो हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड द हाइपरटेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई बीपी जो हम कहते हैं ना, हाँ, हाई ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड की प्रेशर ज़्यादा हो जाती है तो इसे हाइपरटेंशन कहते हैं, एंड इज कॉज बाय द कंट्रैक्शन ऑफ द आर्टेरियल्स व्हिच रिजल्ट इन इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्लड फ्लो, एंड इट कैन लीड टू रैप्चर ऑफ द आर्टरी एंड इंटरनल क्या इंजरी और ब्लीडिंग। देखिए यहाँ से ऐसे समझिए, ये अगर आपकी आर्टरी है और इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रही है,
तो क्या होती है, हाइपर टेंशन जब होती है, हाई ब्लड प्रेशर जो हमें बोलते हैं, तो क्या होती है यहाँ पर ये जो है इसका एरिया थोड़ा कम हो जाता है इस तरह से, ठीक है। और ये होता क्यों है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह, इसलिए बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा मत खाओ। तो क्या होती है, वो आर्टरी के इनसाइड जो वॉल है वहाँ पर आपकी फैट जम जाती है। तो फैट जमने की वजह से ये जो पैसेज होती है ब्लड की, उसके वो क्या रेजिस्ट करती है, या पैसेज छोटे हो जाते हैं। जो यहाँ पर इतने बड़े थे, आपकी ये जो डिस्टेंस थी ये थोड़े बड़े थे, तो आसानी से ब्लड जा रहा था। अब ये चर्बी जमने के वजह से ये जो रास्ता है थोड़ा पतला हो गया, तो इसी ब्लड को इसी रास्ते से जाना है। क्या होगा, तो ये जब एरिया कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बहुत तेज़ी से इसे पुश करेगा ब्लड आगे बढ़ने के लिए। और क्योंकि एरिया कम है तो ये क्या हो जाएगा, बहुत हाई प्रेशर में जाने लगेगा, इसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ऐसे होने से क्या हमारा नुकसान क्या होगा, जैसे यहाँ पर है, अगर ब्लड यहाँ पर छोटे से एरिया में अगर पास कर रहा तो क्या हो जाएगा, ये जब बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर देंगे तो हो सकता है यहाँ से ये लीक हो जाए, डैमेज हो जाए, ठीक है, और वो वहाँ से जब ब्लड है वो बाहर आ जाए, ठीक है। तो इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है आर्टरी के अंदर। इंटरनल ब्लीडिंग अगर हो जाएगी तो यहाँ से ये अगर लीक हो जाएगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। कहीं से अगर आपकी बैलून है, बैलून में अगर होल कर देते हैं तो क्या होती है, प्रेशर जो वहाँ से सारे हवा बाहर आ जाती है। तो इसी तरह से जो इतने प्रेशर में पाइप में वो जा रहा था, अगर कहीं से लीक हो जाता है तो यहाँ पर ब्लीडिंग होने लगेगी, और यहाँ पर जितनी ब्लड जाना था बाकी ऑर्गन्स में, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जा नहीं पाएगी, तो ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है। तो ये कोई वेन रैप्चर हो सकता है या डैमेज भी हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर के कारण। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए द ट्यूब्स, अभी हम पढ़ेंगे, हमने हार्ट की बात को पूरा डिस्कस किया। अब जो ट्यूब्स है किस तरह से बॉडी में वो फैल रही है और किस तरह से वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में लेके जाती है वो ट्यूब्स हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। Artery are the vessels which carry blood away from the heart to various organs of the body. Since the blood emerges from the heart under high pressure, the artery have the thick elastic wall. देखिए आर्टरी, मैंने पहले आपको बताया था कि आर्टरी ही ब्लड को बॉडी के चारों तरफ पहुंचा रही है आर्टरी के माध्यम से। तो यह कहाँ से निकल रही है, आपकी हार्ट से निकलती है। आर्टरी जो है हार्ट से निकलती है, तो ये क्या करती है, ब्लड को एवे फ्रॉम द हार्ट लेती है। हार्ट से अगर निकल रही है तो ऑटोमेटिकली हार्ट से एवे कर रही है। क्यों, क्योंकि ये बॉडी के चारों तरफ को बॉडी के चारों तरफ जो है ब्लड आर्टरी ही पहुँचाती है, तो ये हार्ट से बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन तक। सिंस द ब्लड एमर्जेंस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, द आर्टरी हैव थिक इलास्टिक वॉल, और आर्टरी से ही ब्लड बॉडी के चारों तरफ पहुंचेगी और बॉडी के कोने कोने तक पहुंचाना है, तो इसकी प्रेशर बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा प्रेशर होगी तो डिस्टेंस ज़्यादा क्या फ्लो हो पाएगा ब्लड का। तो इसके वजह से इसकी जो वॉल होती है वो थोड़ी थिक होती है, ताकि रैप्चर ना हो जाए, प्रेशर देते वक्त फट ना जाए। वहीं अगर बात करें वेन की, तो वेन कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। और वेन का काम क्या है, वो कलेक्ट करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है, और वो क्या डिफरेंट ऑर्गन से एंड ब्रिंग इट टू द बैक टू द हार्ट, और वो हार्ट तक पहुंचाती है। तो हार्ट तक पहुंचाने के लिए उसकी उतनी थिक वॉल होने की ज़रूरत नहीं है, तो वेन जो है थोड़ी उसकी जो वॉल होती है वो थीन होती है। दे डू नॉट नीड थिक वॉल बिकॉज द ब्लड इज नो लंगर क्या अंडर प्रेशर। तो जब वो वेन में फ्लो होती है तो उतना प्रेशर ज़्यादा नहीं रहता, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और उसको थोड़े डिस्टेंस तक सिर्फ हार्ट तक ही पहुंचाना होता है। इसलिए वेन जो होती है उसकी थिक वॉल ना होकर थीन वॉल होती है, और आपकी जो आर्टरी होती है उसकी थिक वॉल होती है, ताकि उसे बॉडी के हर कोने तक पहुंचाना होता है। समझ गया। इंस्टेड दे हैव वाल्व्स दैट एंश्योर दैट द ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। लेकिन क्या होती है, जो वेन होती है वहाँ पर वाल्व फिट होती है, उसका ढक्कन एक प्रकार से आप कह लो, ताकि वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो और जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो, जो उसके लिए वहाँ पर वाल्व रहती है। थिक वाल्व तो नहीं रहती है, लेकिन उसमें वाल्व जरूर होती है। On reaching an organ or tissue, the artery divides into smaller and smaller vessels to bring the blood to contact with all the individual cells. The smallest vessels have wall which are one cell thick and are called the capillaries. अच्छा, एक चीज़ को यहाँ पर समझिए, ये देखिए, ये आपकी क्या है, आर्टरी है, यहाँ पर आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रही है। ये आगे चल के छोटे छोटे ट्यूब में बदल जाती है। इस तरह से छोटे छोटे इसके और ट्यूब निकल आते हैं,
क्यों? क्योंकि ये बॉडी के हर एक छोटे से छोटे, देखिए देखिए जैसे ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम के नीचे क्या है, हमारे ऑर्गन है। ऑर्गन किससे बना है? टिश्यू से। टिश्यू किससे बना है? सेल से। तो जो अल्टीमेट पार्ट है, फंडामेंटल यूनिट हमारी बॉडी की सेल है। तो जितने भी ब्लड जो है, ऑक्सीजन ब्लड हर सेल तक पहुंचनी चाहिए। तो ये जो पाइप समझ लेते हैं, एक मोटी पाइप है, इससे तो पूरा बॉडी में हर कोने में पहुंच नहीं पाएगी। तो ये आगे चल के डिवाइड छोटे 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 क्या पाइप में डिवाइड हो जाते हैं, ताकि हर सेल को हमारा ब्लड पहुंच पाए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे हमने देखा कि आर्टरी जो है वो डिवाइड हो जाती है स्मॉलर स्मॉलर क्या वेसल्स में। क्यों? ताकि ब्लड हर कोने में पहुंच पाए, हर सेल में पहुंच पाए। द स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव वॉल थिक एज वन सेल थिक। जो सबसे छोटे वेसल्स होती है उसकी वॉल की थिकनेस होती है हमारे वन सेल की थिकनेस की जितनी। एंड आर कॉल्ड द, इसे हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। आर्टरी जब डिवाइड होकर छोटे छोटे ट्यूब में बदल जाते हैं उसे हम कैपिलरी कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस अक्रॉस दिस सेल वॉल। और छोटे छोटे जो जैसे सेल वॉल होते हैं, यहाँ पर जो होते हैं, ये जो डिस्टेंस होती है यहाँ पर ही एक्सचेंज होती है मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग। जो ब्लड वहाँ पर पहुँची है हमारी कैपिलरीज की वजह से, वो कैसे एक्सचेंज होती है? ब्लड एक्सचेंज होती है क्या टेक्स प्लेस अक्रॉस दिस वॉल। यहाँ पर जो वॉल की थिकनेस की जैसे होती है ना, तो यहाँ पर वो ब्लड एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है, एंड द कैपिलरी देन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द वेन्स एंड दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन टू द टिश्यू। तो देखिए कुल मिला के ऐसे समझिए, यहाँ से ये आपकी आर्टरी है, ये छोटे 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 फिर डिवाइड हो जाते हैं ट्यूब में। ठीक है, और ये सारे जो छोटे छोटे सेल्स है जितने भी बॉडी के, उसमें वो बॉडी के अंदर पहुंचा दिए। फिर यही सेल छोटे छोटे जो बाहर निकल के, ठीक है, यहाँ पर देखिए डीऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा, ये फिर एक ट्यूब में ऐसे बदल जाते हैं और ये बन जाते हैं वेन। यहाँ पर ये आर्टरी थे और ये वेन थे। आर्टरी डिवाइड होकर छोटे छोटे कैपिलरीज बन गए और सारे सेल तक पहुँचा दिए, बॉडी के सर तक इस्तेमाल हुए। वहाँ से फिर छोटे छोटे वेन के माध्यम से ये पहुँच जाते हैं, फिर छोटे छोटे जॉइंट होके यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये एक साथ मिलके वेन फिर मोटे ट्यूब बन जाते हैं। और वेन फिर क्या करते हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में पहुँचाती है, हार्ट से फिर लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो ये सिलसिला चलता रहता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, exchange of the material between the blood and the surrounding cells takes place across this thin wall, and the capillary then join together to form the vein to convey the blood away from the organ। तो जो वेन है वो क्या आपकी जो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर लेकर के आपकी हार्ट तक जाती है। क्लियर है? तो यहाँ पर लिखा वेन दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू। जितने भी बॉडी पार्ट्स है वहाँ से वो वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर लेके आती है हार्ट तक। उसके बाद देखिए मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर 3 चीज़ हम पढ़ेंगे। पहला तो एक पंपिंग ऑर्गन जो कि पंप करे हार्ट को, फिर नेटवर्क ऑफ ट्यूब जो कि हमारा ब्लड को फ्लो करे बॉडी के अंदर। उसके बाद अगर इस दौरान कोई डैमेज हो जाए तो उसे मेंटेनेंस भी किया जा सके। ये 3 सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर होता है। तो व्हाट हैपेंस इफ दिस सिस्टम ऑफ द ट्यूब्स डेवलप ए लीक। अगर यहाँ पर ये मान लीजिए फ्लो हो रहे हैं, या आर्टरी हो चाहे हमारी जो जिसमें ब्लड फ्लो हो रहे हैं, ये अगर कभी लीक हो जाए, यहाँ से इस तरह से अगर लीक हो जाए तो क्या होगी? जाहिर सी बात है यहाँ से ब्लड बाहर चली जाएगी। सो थिंक अबाउट situation when we are injured and start bleeding. Naturally the loss of the blood from the system has to be minimized. In addition, the leakage would lead to a loss of pressure which would reduce the efficiency of the, यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन पंपिंग सिस्टम। टू अवॉइड दिस द ब्लड हैज प्लेटलेट सेल्स which circulate around the blood and plug these leaks by helping clot the blood at these points of injury। देखिए समझिए यहाँ पर क्या है, जैसे ये ब्लड फ्लो हो रही है आर्टरी में, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर कहीं पर लीक हो जाए तो क्या होगा? नेचुरली यहाँ से ब्लड बाहर चले आएंगे। उसके बाद क्या, लीक होने से वजह से इसमें प्रेशर भी कम हो जाएगा। कहीं पाइप फट जाती है तो प्रेशर कम हो जाती है ना, तो प्रेशर कम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, लीक होने की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएंगे,
ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएंगे और बॉडी को हार्म पहुंचाएंगे। तो ये जो है लीकेज जो है मिनिमम करने के लिए यहाँ पर ब्लड में क्या होता है, प्लेटलेट्स होते हैं जो कि ब्लड के साथ साथ ही फ्लो करते रहते हैं। कहीं भी अगर लीकेज हो गया, ये एक प्रकार के मैकेनिक सोच लीजिए, ठीक है, इंटरनल जो आपकी ट्यूब्स है इसको वो रिपेयर करते हैं, एक प्रकार के प्लम्बिंग का काम करता है ये प्लेटलेट्स। तो ये ब्लड के साथ साथ ही मौजूद रहता है। तो इतने सारे काम होने वक्त अगर कहीं से कहीं डैमेज हो जाते हैं तो वो प्लेटलेट्स क्या करता है, वो डैमेज को फिल करता है, वो लीक को पैक कर लेता है, ताकि जितने कम से कम हमारे जो क्या माने ब्लड जो है वो बाहर आए, ठीक है, ड्रेन आउट हो जाए और जितने आपकी जो प्रेशर है वो बना रहे। तो ऐसे काम होता है हमारे प्लेटलेट्स का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं लिम्फ के बारे में। लिम्फ क्या है, देखिए ये आखिरी चीज़ है इस हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स की। देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड आल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में ऑक्सीजन तो जा रहे, अलग प्रकार के फ्लूइड भी ब्लड में जाते हैं प्लेटलेट्स के अलावा। दिस इज कॉल्ड द लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। तो इसे हम लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। ये भी ब्लड के साथ मूव करती रहती है, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस पोरस प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द कैपिलरी। जो मैंने कैपिलरी की बात की थी, जो आर्टरी डिवाइड होकर छोटे छोटे वेन में बदल जाते हैं, तो वहाँ पर कैपिलरी के वॉल में कुछ पोरस होते हैं जहाँ पर एक्सचेंज होते हैं। तो उस दौरान वो कैपिलरी की जो वॉल होती है वहाँ कुछ पोरस होने की वजह से, कुछ छेद होने की वजह से वो परमिसिबल मेम्ब्रेन की जैसे काम करती है। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल एस्केप हो जाती है। वो जो आपकी छलनी टाइप की काम करती है ना, तो वहाँ से कुछ एस्केप हो जाती है इनटू द क्या इंटरनल स्पेस इन द टिश्यू। जो टिश्यू के अंदर, दो टिश्यू के अंदर जो स्पेस होता है वहाँ पर इंटरनल स्पेस में वो आपकी जो पोरस के माध्यम से कुछ प्लाज्मा या प्रोटीन या ब्लड सेल्स एस्केप हो जाती है, ठीक है, और वो बन जाती है हमारी क्या, टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। क्या बन जाती है, that form the tissue fluid or lymph. So it is similar to plasma of the blood but colorless and contain less protein. यहाँ पर देखिए जैसे हमारे ब्लड में जितने प्रोटीन होते हैं, प्लाज्मा में जितने प्रोटीन होते हैं, ये तो आपकी प्लाज्मा जैसा ही लिम्फ होती है, लेकिन जितनी प्लाज्मा में प्रोटीन होती है उतना प्रोटीन इसमें नहीं होता, लेस प्रोटीन होता है। उसके बाद क्या, लिम्फ ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरनल स्पेस। और जो इंटरनल स्पेस में जो थोड़े बहुत आपकी फ्लूइड चली जाती है, जैसे कि प्लाज्मा, प्रोटीन, ब्लड सेल, ये लीक होकर बाहर आ जाती है या पोरस के माध्यम से बाहर आती है, उसको क्या करती है, लिम्फ ड्रेन करती है। लिम्फ ड्रेन इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरी फ्रॉम द इंटरनल क्या जो आपकी इंटरसेलुलर स्पेस, दो सेल के अंदर जो स्पेस होती है वहाँ से ड्रेन आउट करती है, हु इज जॉइन टू फॉर्म ए लार्ज लिम्फ वेसल दैट फाइनली ओपन इनटू द लार्ज वेन। और ये धीरे धीरे जो जितने भी जो मैंने बताया था कि बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में पहुंचने के बाद वो छोटे छोटे वेन जो है फिर जॉइंट हो जाते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के और बड़े वेन में बदल जाते हैं, जिसे हम वेन कहते हैं। जैसे कि इस तरह से यहाँ पर ये आपकी क्या है, आर्टरी है, ठीक है, ये फिर छोटे छोटे ट्यूब्स में बदल गए और ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चले गए। फिर यहाँ से ये छोटे छोटे ट्यूब में फिर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आए और ये बन गए एक बड़ी सी ट्यूब जिसे हम कहते हैं आपकी वेन, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिम्फ का काम ये वाले करते हैं, ठीक है, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड छोटे छोटे ट्यूब्स में जो लेके जाते हैं। तो लिम्फ कैरीज अ डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब दैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन to drain excess fluid from extracellular space back into the blood। यहाँ पर एक बार से और समझिए, देखिए lymph carries digested and absorbed food। यहाँ से देखिए ये तो डाइजेस्ट हो गया, अब्जॉर्ब हो गया, तो ये लिम्फ क्या छोटे छोटे जो ट्यूब है ये क्या कैरी करते हैं हमारे डाइजेस्टेड फूड को और एकदम अब्जॉर्ब फैट को फ्रॉम द इंटेस्टाइन, क्योंकि इंटेस्टाइन में ही सारी फूड डाइजेस्ट हो जाती है ऑलमोस्ट, एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। उसके बाद ड्रेन करती है वहाँ से जितने भी एक्सेस फ्लूइड होती है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के माध्यम से बैक इनटू द ब्लड, फिर ब्लड में वो बैक करती है, ठीक है। तो इस तरह से लिम्फ की फंक्शंस होती है। तो कुल मिला के आज हमने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, इसमें एक पंपिंग ऑर्गन के बारे में देखा, हार्ट के बारे में, और हमारे ब्लड जो क्या जो फ्लो होती है वो ट्यूब्स के बारे में हमने देखा, जो उस ब्लड वेसल्स के बारे में देखा। अगर डैमेज हो जाए तो किस तरह से वो मेंटेन होते हैं प्लेटलेट्स के माध्यम से, वो भी हमने देखा। और लिम्स कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर वेन में ट्रांसफ़र करके बॉडी के क्या अलग पार्ट से कलेक्ट करती है, उसके बारे में लिम्स की भी हम फंक्शंस देखें, ठीक है।
तो इतने सारे चीज़ हमने देख लिए और नेक्स्ट आगे की क्लास में हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, डिटेल में समझ में आ रहा है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, थैंक यू वेरी मच।